सपने देखने की हिम्मत वही लोग करते हैं जिनमें उन्हें पूरा करने का जज्बा होता है। योर मनी अगर आपको अपने सपनों से रूबरू कराता है तो उन्हें पूरा करने के लिए सही राह भी दिखाता है। नमस्कार, मैं हूं कविता थपलियाल और आज हमारे मेहमान हैं वाइस इन्वेस्ट एडवाइजर्स के हेमंत सिद्दीकी। हेमंत, आपका स्वागत है। चलिए शो की शुरुआत करते हैं और आज भी बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक हमने लिया है जो है कैशबैक या रिवॉर्ड पॉइंट्स। अमूमन हम जब खरीदारी करने जाते हैं, खासतौर से क्रेडिट कार्ड से जब खरीदारी करते हैं तो हमें इस तरह के विकल्प मिलते हैं और हम इसका फायदा भी उठाते हैं। लेकिन कौन सा विकल्प आपके लिए सही है, किसमें आप ज्यादा बचत कर सकते हैं या ज्यादा खरीदारी कर सकते हैं, जानते हैं हेमंत सिद्दीकी से। हेमंत जी, यहाँ पर क्रेडिट कार्ड जैसे कि हम जानते हैं इजी मनी है, इसके इस्तेमाल पे हमें तरह तरह के ऑफर्स भी मिलते हैं जिसमें से अहम है रिवॉर्ड पॉइंट्स और कैशबैक। सबसे पहले दोनों का मतलब क्या है? देखिए कविता, इन दोनों से पहले मैं कहना चाहूंगा कि क्रेडिट कार्ड जो है, अगर हम पिछले कुछ सालों में देखें तो उसका इस्तेमाल काफी बढ़ गया है। exactly. और मुझे लगता है कि हमारा जो पूरा शॉपिंग एक्सपीरियंस है, हम जो भी ट्रांजैक्शन करते हैं, वो क्रेडिट कार्ड उसको काफी कन्वीनियंट बना देता है। मतलब अगर आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं तो आप कैश अपने साथ ना ले जाके आप क्रेडिट कार्ड ले जा सकते हैं, तो काफी कन्वीनियंट मुझे लगता है हो गया है। और इसके अलावा जो दो और फायदे हैं क्रेडिट कार्ड के, वो जैसे हमने बात की, वो है रिवॉर्ड पॉइंट आपको मिलता है और साथ में कैशबैक भी आपको मिलता है। तो अगर हम पहले रिवॉर्ड पॉइंट की बात करें तो जो भी हम ट्रांजैक्शन करते हैं अपने क्रेडिट कार्ड के द्वारा, उसमें जो भी हम खरीदारी करते हैं उसके सामने हमको रिवॉर्ड पॉइंट मिलते हैं। रिवॉर्ड पॉइंट को हम बाद में इस्तेमाल कर सकते हैं कुछ भी चीजें खरीदने के लिए। ओके। लेकिन जो रिवॉर्ड आपको मिलते हैं वो दो तीन चीजें यहाँ पे आपको ध्यान रखनी है। पहला, रिवॉर्ड पॉइंट आपको कितना मिलेगा वो डिपेंड करेगा आपके पास किस तरह का कार्ड है। अगर आपके पास मान लीजिए गोल्ड कार्ड है या प्लेटिनम कार्ड है या प्रिविलेज कार्ड है, तो वो जो कार्ड्स हैं उनमें जो रिवॉर्ड मिलते हैं वो ज्यादा मिलते हैं। जैसे हो सकता है हर 100 रुपए पे आपको 1 पॉइंट मिले, या दूसरे जो कार्ड है वहां पे कहीं पे 200 रुपए या 125 रुपए पे आपको मिले। तो ये जो किस तरह का कार्ड है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है कितने आपको रिवॉर्ड मिलेंगे। लेकिन ये मैं आपको बता दूं यहाँ पे कि ये जो कार्ड जो मैंने बात की गोल्ड प्लैटिनम, वो हर एक को नहीं मिलता। वो डिपेंड करता है आपकी इनकम लेवल पे और आपका जो क्रेडिट हिस्ट्री है उसके ऊपर डिपेंड करता है। वो आपको देखना। और रिवॉर्ड पॉइंट्स आपकी खरीदारी पे डिपेंड करता है, जितनी खरीदारी करेंगे उस हिसाब से आपको मिलेंगे रिवॉर्ड पॉइंट्स। जी बिल्कुल। एक तो जैसे ये कहा मैंने, दूसरा जैसा आपने कहा, दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि रिवॉर्ड पॉइंट आपको कितने मिलेंगे वो डिपेंड करता है आप कितनी खरीदारी करते हैं। जाहिर सी बात है, जितनी ज्यादा खरीदारी करेंगे उतने ज्यादा आपको रिवॉर्ड पॉइंट मिलेंगे। तीसरा इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे ये है कि जैसे हमने देखा बहुत सारे को ब्रांडेड कार्ड्स भी रहते हैं। वो एयरलाइंस के कार्ड भी हो सकते हैं या किसी ऑयल कंपनी के कार्ड भी हो सकते हैं। तो वहां पे जो रिवॉर्ड पॉइंट देने का जो तरीका है वो थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है। तो आई थिंक ये तीनों चीजों के ऊपर डिपेंड करेगा। और जैसा मैंने पहले कहा, रिवॉर्ड पॉइंट का फायदा यह है कि आप इसको बाद में कुछ भी चीजें खरीदने के लिए आप उसको रिडीम कर सकते हैं। बिल्कुल। कैशबैक पे आते हैं। ये कई सारे ये जो ऑफर है खासतौर से शॉपिंग पर, या आप फिल्म देखने जा रहे हो या आप किसी पर्टिकुलर रेस्टोरेंट में खाना खाने जा रहे हो, तो आपको कैशबैक के ऑफर्स भी दिए जाते हैं। इसका क्या एग्जैक्टली मतलब होता है? देखिए, कैशबैक जैसे रिवॉर्ड पॉइंट की हमने बात की, वो आपको मिलता है कितना आपने खरीदारी की। कैशबैक का मतलब जैसे नाम से पता चलता है, कैशबैक, आपको कैश वापस मिल रहा है। मतलब ये एक तरीके से डिस्काउंट है। सीधे सीधे आपको यहाँ पे डिस्काउंट मिलता है। तो क्या होता है, कुछ पैसा एक्यूमुलेट होने के बाद क्रेडिट कार्ड कंपनी, जो बैंक जो भी है, वो आपके क्रेडिट कार्ड अकाउंट में उस कैश को जमा कर देते हैं। यानी मान लीजिए आपने 50,000 की खरीदारी की और आपको 5% अगर कैशबैक वहां पे मिलता है, तो जो पैसा आपको मिलना है वो आपके अकाउंट में हो जाएगा। यानी आप 5% का सीधे सीधे अपने आप यहाँ पे डिस्काउंट दे सकते हैं। यहाँ भी दो तीन चीजें आपको देखनी पड़ेंगी। एक तो ये कि आप डिस्काउंट जो है वो कितना खर्च करते हैं उसके ऊपर मिलेगा, और क्या खरीदारी करते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। मतलब कहीं कहीं आपको 5% मिलता है, कहीं आपको 2% या आधा % भी मिल सकता है। तो ऐसा नहीं है कि आपको अक्रॉस द बोर्ड उतना ही आपको कैशबैक मिलेगा। ये डिपेंड करता है किस तरह की आप खरीदारी करते हैं। अगर मैं एक यूजर हूँ क्रेडिट कार्ड का, तो मेरे लिए क्या बेहतर विकल्प होगा? क्या मुझे रिवॉर्ड पॉइंट ज्यादा एक्यूमुलेट करने चाहिए या मुझे ज्यादा कैशबैक के लिए अपना इंटरेस्ट दिखाना चाहिए? देखिए कविता, ये शायद दुविधा हम सभी के लिए होती है। दोनों के अपने अपने फायदे और अपने अपने नुकसान हैं। ये डिपेंड करता है आप किस तरह के स्पेंडर हैं। अगर आप हैवी स्पेंडर हैं तो मुझे लगता है कैशबैक आपके लिए बेहतर रहेगी, क्योंकि सीधा आपको डिस्काउंट मिल रहा है। उसका आप जो भी करना चाहें वो कर सकते हैं, या आप उसको समझ सकते हैं कि जितना हमने खर्चा किया उससे उतना कम हमारा खर्चा हो गया, उतना हमको डिस्काउंट मिल गया। रिवॉर्ड पॉइंट में क्या है, उसको समय लगता है, वो आप एक्यूमुलेट करते हैं। कैशबैक जो है शायद जल्दी से आपके अकाउंट में आ सकता है। रिवॉर्ड पॉइंट जो है वो उसको समय लगता है आपके। आप ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आप एक्यूमुलेट करेंगे, फिर आप उसको यूटिलाइज करेंगे। थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शन वहां पे ये हो सकती है कि जो चीज आपको ऑफर की जा रही है, यहाँ जहां पे आप खरीद रहे हैं आपकी पसंद की चीज नहीं है, तो
आपको नहीं मिलेगा, लेकिन उसके साथ में मुझे लगता है एस्पिरेशंस जुड़ी हैं। जैसे अगर आप चाहते हैं कि आप ट्रैवल करना चाहते हैं और आपको लगता है कि वो आपके बजट में नहीं बैठ रहा है, अगर आप क्रेडिट कार्ड को डिस्क्रीटली यूज कर रहे हैं और आपने अगर मान लीजिए कोई एयरलाइंस का को ब्रांडेड कार्ड लिया हुआ है, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आपकी जो माइल्स इकट्ठी होंगी, जो पॉइंट्स इकट्ठे होंगे, उसको आप माइल्स में कन्वर्ट करके जो भी चाहे आप ट्रैवल कर सकते हैं, जो शायद दूसरे तरीके से आप ना कर पाए। तो आई थिंक वो डिपेंड करता है आप किस तरह के स्पेंडर हैं, आपके एस्पिरेशंस क्या हैं, आप क्या करना चाहते हैं उससे। बट इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप समझ लीजिए पहले कि जब हम कैशबैक की बात करते हैं तो वहां पे थोड़े चार्जेस ज्यादा होते हैं। राइट। तो आपको ये भी देखना, अगर आप हैवी स्पेंडर नहीं है और आपने कैशबैक लिया, पता चला कि आपने जो एक्स्ट्रा पेमेंट की है उसको देखते हुए आपको कुछ बचा ही नहीं। तो आई थिंक ये दोनों चीजों को देखने के बाद ही आप डिसाइड कीजिए कि किस ऑप्शन के लिए आपको जाना है। तो क्लियरली यहाँ पे आपको अपने यूसेज को डिसाइड करना होगा, खासतौर से जहां तक रिवॉर्ड पॉइंट्स की बात है। अमूमन हम देखते हैं कि सेल सीजन को ध्यान में रखते हुए महिलाएं जो हैं अपने रिवॉर्ड पॉइंट्स को इकट्ठा करती हैं ताकि वो रिडीम कर सके, वैसे जैसे कि आपने एयर माइल्स का एग्जाम्पल दिया। लेकिन अक्सर हम देखते हैं कि कैशबैक और रिवॉर्ड पॉइंट्स के चक्कर में लोग एक से ज्यादा या इनफैक्ट कई सारे क्रेडिट कार्ड अपने पास ले लेते हैं। तो ये अप्रोच कितनी सही है? जी बिल्कुल सही अप्रोच नहीं है। देखिए जैसे पहले हमने कहा, क्रेडिट कार्ड आपकी जो शॉपिंग एक्सपीरियंस और बहुत सारी जो ट्रांजैक्शंस हैं उसको काफी सिंप्लीफाई और काफी कन्वीनियंट बना दिया है। लेकिन हम ये ना भूलें कि अगर आप इसको इनडिस्क्रिमिनेटली और इनडिस्क्रीटली अगर आप यूज करेंगे क्रेडिट कार्ड को, तो कहीं ना कहीं वो जो आपका डेट जो ट्रैप रहता है उसकी शुरुआत हो सकती है। बहुत सारे क्रेडिट कार्ड रखने का बहुत ज्यादा मतलब नहीं है, क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि रिवॉर्ड पॉइंट एक्यूमुलेट करें, अगर आपने एक ही कार्ड के ऊपर अगर स्पेंडिंग ज्यादा की है तो उतने ज्यादा ही आपको बेनिफिट मिलेंगे। सेम कैशबैक के साथ भी होता है। तो बहुत ज्यादा क्रेडिट कार्ड लेके कुछ फायदा नहीं है। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप ये ध्यान रखें, मैंने पहले भी कहा जैसे कि आपको जितना स्पेंडिंग करना है, अगर आप वो स्पेंडिंग कर रहे हैं, ये जो रिवॉर्ड पॉइंट है या कैशबैक है वो इंसिडेंटल होना चाहिए। उसको लेने के लिए आप स्पेंडिंग करेंगे तो मुझे लगता है डिस्काउंट की बजाय आपको बहुत ज्यादा महंगा पड़ेगा। और ये ना भूलें कि अगर आप उसकी पेमेंट नहीं कर पाएंगे बाद में, तो आपका जो क्रेडिट स्कोर है वो खराब होगा, यानी कहीं ना कहीं उसका इम्पैक्ट आपके फ्यूचर पे पड़ेगा। उसके बाद अगर आप कोई हाउसिंग लोन लेने जाएंगे या कुछ और लोन लेने जाएंगे तो बैंक आपको लोन नहीं देगा, क्योंकि आपकी जो क्रेडिट हिस्ट्री है वो अच्छी नहीं होगी। तो आई थिंक इंपॉर्टेंट है कि हम डेट ट्रैप से बचें, क्रेडिट कार्ड को बहुत डिस्क्रीटली यूज करें, और जैसा मैंने कहा दोनों में से जो भी ऑप्शन ले वो ये देख के करें कि आप बहुत ज्यादा स्पेंडिंग करते हैं या नहीं करते। तो इसको सिंप्लीफाई क्या हम दर्शकों के लिए ये क्या कर सकते हैं कि छोटी मोटी चीजों के लिए आप कैशबैक का इस्तेमाल करें और प्लान्ड बाइंग अगर आपको करनी हो तो आप रिवॉर्ड पॉइंट्स का इस्तेमाल करें, ऐसा कुछ कर सकते हैं? देखिए जैसा मैंने कहा वो भी डिपेंड करता है आपके ऊपर। अगर आप चाहते हैं, जैसा मैंने कहा आपकी एस्पिरेशन आप ट्रैवल करना चाहते हैं, तो आप रिवॉर्ड पॉइंट ले सकते हैं। कैशबैक में अगर आप ज्यादा अमाउंट ले रहे हैं, आपको लगता है सीधे सीधे डिस्काउंट है, आप नहीं इस पचड़े में पड़ना चाहते कि हम क्या खरीदें और क्या ना खरीदें, तो आप कैशबैक ले सकते हैं। क्लियरली यहाँ पे आप जो भी ऑप्शन चुने, डिसिप्लिन आपको मेंटेन करना होगा अपने क्रेडिट कार्ड के इस्तेमाल पे। आप किसी लालच में ना पड़े और अपने क्रेडिट कार्ड को समझदारी से इस्तेमाल करें। रिवॉर्ड पॉइंट्स आप चाहें तो इकट्ठा कर सकते हैं, और कोई गोल बेस्ड यूजेज अगर आपकी है तो वहां पे उसका फायदा उठा सकते हैं, वरना कैशबैक ऑफर्स तो आपको मिलते ही हैं। लेकिन ध्यान रखिए कि उसमें भी आपको ओरिजिनल कैशबैक से फायदा हो रहा हो, ये ना हो कि आपने जितना उम्मीद किया था उससे ज्यादा आप खर्च कर बैठे। चलिए इसी के साथ योर मनी में वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद शुरू करेंगे सवाल जवाब का सिलसिला, बने रहे हमारे साथ। योर मनी में अब लेते हैं दर्शकों के सवाल, और हमारे पहले दर्शक यहाँ पर मुंबई से सुरेश हैं फोन लाइन पे। नमस्कार सुरेश, आपका सवाल पूछें। नमस्कार मैडम, मेरा सवाल ये है मैम, जो मैंने इन्वेस्टमेंट किया है वो सही है या मुझे री इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत है? चलिए अपनी कुछ डिटेल्स आप हमें दे सकते हैं? यस मैम, मेरा SBI मैग्नम में 1000 का इन्वेस्टमेंट है मंथली, एक्सिस लॉन्ग टर्म में 3000 का है, HDFC टॉप 200 में डायरेक्ट में 6000 का है, HDFC मिड अपॉर्चुनिटी में 6000, ICICI प्रोल्यूशन फोकस में 4000, SBI मैग्नम ग्लोबल 1500, ICICI प्रोड्यूसर वैल्यू डिस्कवरी 2000, SBI मैग्नम ग्लोबल फंड 1500, ओके, एंड बैलेंस फंड 3000। ठीक है। और इसके अलावा आपने PPF में भी आप डालते हैं 40,000 रुपए, और टर्म प्लान भी आपने अपना भेजा है जो कि 15 लाख का कवर है आपका। आपने इसको कोई बढ़ाने के बारे में नहीं सोचा सुरेश? यस मैम, दिस इज माई कंपनी का मेरा है। अभी मैं बढ़ाने के लिए इसको मैं नेक्स्ट मंथ से इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, 1 करोड़ का ले रहा हूँ मैं। ठीक है। और साथ ही जो आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस है वो एम्प्लॉयर प्रोवाइडेड है? यस मैम। ओके, तो आप अपने लिए लेना चाहते हैं हेल्थ इंश्योरेंस भी? यस मैम।
ठीक है। और आपके गोल्स मैं चेक कर लेना चाहती हूँ। 2 बच्चों की पढ़ाई के लिए 15 साल के बाद आपको चाहिए 30 लाख रुपए और शादी के लिए 20 साल बाद चाहिए 30 लाख रुपए। रिटायरमेंट के लिए आप केवल 40 लाख रुपए चाहते हैं 25 साल के बाद। कोई खास वजह आपने इतना कम अमाउंट क्यों एस्टिमेट किया हुआ है? नो मैम, जस्ट ये मैंने रीलोकेशन एज पर माई करंट असेस के अकॉर्डिंगली किया है। सो इन फ्यूचर माइट बी आई कैन रीअरेंजमेंट माई अलाइनमेंट। हाँ, आपको करना पड़ेगा क्योंकि आपने यहाँ इन्फ्लेशन को काउंट इन नहीं किया है। साथ ही आप अपने निवेश को बढ़ाना भी चाहते हैं 3,000 रुपए से। चलिए आपके पोर्टफोलियो पर डालते हैं नजर और लेते हैं हेमंत की राय। हेमंत, सबसे पहले इंश्योरेंस पर आते हैं। इन्होंने सोचा है कि टर्म प्लान का जो अपना कवर है वो बढ़ाएं। अच्छा इरादा है इनका। जी बिल्कुल। आई थिंक अगर आप रिस्क मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इनके पास जो है टर्म प्लान है। इनके एम्प्लॉयर ने दिया 15 लाख का इन्होंने कहा, लेकिन इनकी एनुअल इनकम जो है वो करीब 7.5 लाख रुपए है। तो मुझे लगता है कि इनका जो टर्म प्लान है वो कम से कम 1 करोड़ का होना चाहिए। अच्छी बात यह है कि उन्होंने ऑलरेडी वो रियलाइज किया है और उसके ऊपर स्टेप लेने वाले हैं। तो आई थिंक वो अगर कर लेंगे तो जो मेजर रिस्क होता है आपकी लाइफ को वो उसमें कवर हो गया। हेल्थ इंश्योरेंस की अगर बात करें, यहाँ पे उन्होंने कहा 2.5 लाख का इनके पास कवर है। मुझे लगता है एक 3 गुना होना चाहिए, यहाँ से 7.5 लाख रुपए होना चाहिए। इसलिए हम हमेशा एडवाइस करते हैं कि अगर आपके एम्प्लॉयर ने अगर आपको इंश्योरेंस दिया हुआ है तो भी आप अपनी जो रिक्वायरमेंट है उसको असेस कर लें और उसके हिसाब से आपके पास इंश्योरेंस कवर होना चाहिए। तो मुझे लगता है ये दोनों चीज अगर ये कर लेंगे तो रिस्क मैनेजमेंट पे अच्छा ध्यान हो जाएगा। तीसरी चीज इंपॉर्टेंट मैंने यहाँ पे देखी है, इन्होंने जो अपने एक्सपेंसेस बताए मंथली उसमें कहा है कि पर्सनल लोन है कोई उसको रीपे कर रहे हैं, साथ ही अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं। तो पर्सनल लोन जो है नॉर्मली बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, बहुत ज्यादा इंटरेस्ट होता है उसमें। तो मेरी सलाह इनको ये रहेगी कि पहले ये जो पर्सनल लोन है उसको ये रीपे कर दें, तो जो बर्डन है इंटरेस्ट का वो एकदम निकल जाएगा यहाँ से। अगर इनके गोल्स की बात करें, 3 गोल हैं इनके पास। इन्होंने कहा कि दोनों डॉटर्स की एजुकेशन है, मैरिज है और इनकी अपनी रिटायरमेंट की बात है। 15, 20 और 25 साल का इनके पास होराइजन है। इतना लंबा समय के लिए डेफिनेटली वेल डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं और वो शायद वो कर भी रहे हैं। तो आई थिंक उनकी जो गोल डिफाइन किए हैं और जो स्ट्रैटेजी है वो बिल्कुल सही है। यहाँ पे अगर हम इन्वेस्टमेंट की बात करें, 12% अगर हम एनुअलाइज रिटर्न मान के चलें तो पहले गोल के लिए इनको 7,000 रुपए इन्वेस्ट करने हैं, दूसरे के लिए 3,500 और तीसरे के लिए 2,500। तो कुल मिला के करीब 13,000 इनको यहाँ पे इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। 25,000 के आसपास निवेश कर रहे हैं टोटल जो इनको इन्वेस्ट करना पड़ेगा यहाँ पे। साथ ही इन्होंने कहा कि पीपीएफ में इन्वेस्ट कर रहे हैं। एज ए कॉम्बिनेशन आई थिंक बिल्कुल सही है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में अगर आपको डेट एलोकेशन करनी है तो पीपीएफ एक काफी अच्छी इन्वेस्टमेंट है। इन्होंने कहा ये 3,000 रुपए और इन्वेस्ट करना चाहते हैं। इनके फंड के बारे में बता दूं, मुझे लगता है इनके सारे फंड जो हैं अच्छे हैं, फंड में कुछ भी बदलाव करने की जरूरत नहीं है। जो एडिशनल पैसा है वो आईसीआईसीआई फोकस, ब्लू चिप और एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटी, इन दोनों फंड जो एग्जिस्टिंग है उनके पोर्टफोलियो में, इनमें अगर ये इन्वेस्ट करेंगे तो इनके लिए बिल्कुल सही रहेगा। इंपॉर्टेंट चीज जैसा आपने भी कहा, इनके जो टारगेट उन्होंने जो एस्टैब्लिश किए हैं वो, और जैसा उन्होंने माना भी है, वो काफी कम है। 40 लाख की अगर हम बात करें का। जी 40 लाख की अगर हम बात करें तो 8% के हिसाब से करीब आपको 3,20,000 रुपए आप कमा सकते हैं एक साल में, यानी 25,000 रुपए महीना आपको मिलेगा। आज भी इनके जो एक्सपेंसेस है वो इससे ज्यादा है। तो अगर आप इमेजिन करें कि 25 साल के बाद एक्सपेंसेस कहीं ज्यादा होंगे तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं इनको, और जैसा उन्होंने कहा अच्छी बात है, उनको रियलाइज हुआ है और वो उसके ऊपर ऑलरेडी स्टेप ले रहे हैं। अगर ये उसको रिवाइज करें और उसके लिए जैसे जैसे इनकी इनकम बढ़े उसमें अगर और पैसा एलोकेट करें तो डेफिनेटली वो उनके लिए सही रहेगा। मुझे लगता है इनको कम से कम 2 करोड़ रुपए का एम करके चलना चाहिए। 3,000 रुपए जो और निवेश करना चाहते हैं, कोई खास फंड का नाम या अपने ही किसी प्रेजेंट पोर्टफोलियो में जो फंड है उसी में बढ़ा सकते हैं? जैसा मैंने कहा, आईसीआईसीआई फोकस और एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटी, जिनके 2 एग्जिस्टिंग फंड है, वो दोनों फंड के अंदर ही इन्वेस्ट कर सकते हैं। चलिए सुरेश, तो यहाँ पर आपका पोर्टफोलियो बिल्कुल ठीक है, अपने निवेश को आप जारी रखिए। इनफैक्ट जैसे जैसे आपकी आय बढ़ेगी वैसे वैसे अपने निवेश को भी बढ़ाइए और अपने टर्म कवर के प्लान को आप बढ़ाइए। इन द सेंस आप ज्यादा कवर लीजिए और साथ ही अपने लिए हेल्थ इंश्योरेंस भी जल्द से जल्द ले लीजिए। उम्मीद करते हैं कि योर मनी से आपको अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा। और इसी के साथ वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी जारी है सवाल जवाब का सिलसिला, बने रहें। योर मनी में आगे बढ़ते हैं और अब लेते हैं जम्मू कश्मीर से अरशद मलिक का सवाल। नमस्कार अरशद, सवाल क्या है आपका? नमस्कार मैम जी। मैम मैं सबसे पहले हेमंत जी को और योर मनी को कंग्रेचुलेट करता हूँ और थैंक यू कहता हूँ। हेमंत जी ने, मैं आप ही का टीवी का प्रोग्राम देख के मैंने अपना पोर्टफोलियो स्टार्ट किया हुआ था सितंबर 2011 में। अच्छा। और उसमें मेरे फंड्स थे पोर्टफोलियो में। एचडीएफसी टॉप 200 था, उसमें ₹3,000 पर मंथ इन्वेस्ट करता हूँ। ओके। और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल फोकस ब्लू चिप इक्विटी है, उसमें ₹2,000 पर मंथ है। रिलायंस इक्विटी अपॉर्चुनिटीज है, उसमें ₹2,000 है।
और बिरला सन लाइफ का डिविडेंड यील्ड है उसमें 2000 है। ओके। और कोटक गोल्ड है ₹1000 सॉरी। तो मैं एक तो चेक करना चाहता हूँ कि पिछले 2-3 साल में ये सारे मेरे फंड्स कैसा कर रहे हैं। ओके। और साथ में मैं अगर ₹5000 और ऐड करना चाहूँ अपने पोर्टफोलियो में तो वो डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह का रहेगा फंड्स का। ठीक है अर्शद, मुझे अपना गोल भी बताइए। मेरा गोल मैम एक्चुअल में कुछ ऐसा स्पेसिफिक नहीं है, लेकिन 10 to 15 ईयर्स के टाइम पीरियड में मेरे को अप्रोक्सीमेटली 1 करोड़ के रुपए मैं सोच रहा हूँ कॉर्पस से कलेक्ट करने के लिए। ठीक है अर्शद, बिल्कुल बताते हैं कि आपका पोर्टफोलियो कैसा है और कहाँ पे किस फंड में आप और निवेश कर सकते हैं। लेकिन चूंकि आज हम कंप्लीट फाइनेंशियल प्लानिंग का शो कर रहे हैं, आपने टर्म इंश्योरेंस लिया हुआ है अपने लिए, ये भी मैं जानना चाहती हूँ। मैम मैंने टर्म इंश्योरेंस भी नहीं लिया हुआ है, लेकिन हेल्थ इंश्योरेंस लिया हुआ था 1-2 साल पहले, 1 साल के लिए रहा वो, उसके बाद नहीं लिया हुआ है मैंने। अच्छा चलिए, तो यहाँ पे हेल्थ इंश्योरेंस को लेकर भी हम आपको सलाह देते हैं, लेकिन सबसे पहले डालते हैं नजर आपके पोर्टफोलियो पे। बहुत बहुत शुक्रिया अगर आप कह रहे हैं कि आपने योर मनी को देखकर और हमारी सलाह लेकर अपना पोर्टफोलियो बनाया है। तो मेरे ख्याल से अपने निवेश को ये बढ़ाना चाहते हैं, इनका वेल्थ क्रिएशन का ही मोटिव है। 10 से 15 साल में चाहते हैं 1 करोड़ रुपए ये जमा कर ले। आई एम श्योर ये अपने फंड्स की परफॉर्मेंस ट्रैक कर रहे होंगे, लेकिन मुझे कोटक गोल्ड फंड को लेकर आपकी राय स्पेसिफिकली चाहिए। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि गोल्ड का आउटलुक उभर के आ रहा है, जिस तरह से गोल्ड परफॉर्म कर रहा है, ये एक फंड अपने पोर्टफोलियो में, हालांकि इनका एक्सपोजर इतना ज्यादा नहीं है, रहना चाहिए। देखिए 2 इंपॉर्टेंट चीजें हैं यहाँ पे। इनके अगर हम पहले देखें, हम हमेशा कहते हैं कि जब आप एक वेल डिफाइंड टाइम होराइजन के साथ इन्वेस्ट करते हैं, स्पेशली लॉन्ग टर्म के लिए जब इन्वेस्ट करते हैं, तो आपको काफी फायदा होता है। 3 साल से ये इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं जी। और इन्होंने कहा कि 10 से 15 साल का इनका और नजरिया है यहाँ से। तो अगर मैं 15 साल मान के चलूं तो कुल मिला के 18 साल का इनके पास समय है। राइट। इतने लंबे समय के लिए अगर आप एक कॉर्पस एक्यूमुलेट करना चाहते हैं, जो इनका ऑब्जेक्टिव है, उन्होंने कहा कि वेल्थ क्रिएशन का ऑब्जेक्टिव है, तो इक्विटी जैसी एसेट क्लास में आप इन्वेस्ट करें, जो ये कर भी रहे हैं। तो आई थिंक एसेट क्लास सही है, स्ट्रैटेजी बिल्कुल सही है इनकी। ओके। फंड सिलेक्शन की अगर हम यहाँ पे बात करें, जैसा आपने कहा गोल्ड फंड है यहाँ पे, ये बात सही है कि गोल्ड जो है अभी इसकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन जब आप 18 साल के नजरिया देखते हैं तो ये जो, और स्पेशली जब आप एसआईपी से इन्वेस्ट करते हैं, तो मुझे लगता है जब गोल्ड का प्राइस नीचे है तब आपको उसका ज्यादा फायदा हो रहा है। तो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, क्योंकि जैसा हम हमेशा बोलते हैं 5 से 10% गोल्ड में हो सकता है, तो उस हिसाब से इनकी जो एलोकेशन है वो मुझे लगता है बना रखे, बढ़ाई नहीं। जहां तक पोर्टफोलियो का सवाल है, एक ही मैं इनको एक सजेशन देना चाहूंगा यहाँ पे, बिरला सन लाइफ डिविडेंड यील्ड की जगह पे बिरला सन लाइफ फ्रंटलाइन इक्विटी फंड अगर ले लें तो वो बेहतर रहेगा। इनका टारगेट है 1 करोड़ का, तो एक्चुअली इनको 15,000 रुपए इन्वेस्ट करने हैं 12% के हिसाब से 1 करोड़ का टारगेट लेने के लिए। यहाँ पे मैं पूरा 18 साल का टाइम होराइजन इनका मान के चल रहा हूँ। यहाँ पे 10,000 रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं, इन्होंने कहा 5,000 और इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो बिल्कुल सही है। जो 5,000 रुपए इनको इन्वेस्ट करना है वो इनके रिलायंस इक्विटी अपॉर्चुनिटी में 3,000 रुपए इन्वेस्ट कर दें, और जो फोकस ब्लू चिप फंड है आईसीआईसीआई का उसमें 2,000 इन्वेस्ट कर दें। इस तरह से अपनी एलोकेशन करें। अगर ये पूरे टाइम होराइजन पे इस प्रोसेस को रखेंगे ठीक से, तो डेफिनेटली इनका जो टारगेट है वो पूरा हो जाएगा। हेल्थ इंश्योरेंस पर जल्दी से आपकी राय चाहूंगी। देखिए हेल्थ इंश्योरेंस हम हमेशा कहते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस सबसे पहली जरूरत है। अगर यंग फैमिली है तो एक फैमिली फ्लोटर प्लान लेके शुरुआत कर सकते हैं। चलिए अर्शद, उम्मीद करते हैं कि आपको भी सवाल का जवाब मिल गया होगा। यहाँ पर बीएसएल फ्रंटलाइन इक्विटी आपको अपने पोर्टफोलियो में शामिल करना है, और बाकी जो आप निवेश बढ़ाना चाहते हैं वो मौजूदा फंड्स में ही बढ़ा सकते हैं। इसी के साथ बहुत बहुत शुक्रिया हेमंत आज शो पे आने के लिए, और योर मनी में इतना ही। आप बने रहे CNBC आवाज के साथ। नमस्कार।